इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। तो राजनीति की दुनिया की बात करें, जब से हरियाणा प्रदेश में नतीजे आए हैं और बीजेपी की सरकार बनी है, जो कांग्रेस की मट्टी पलीत हुई है, तब से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि आखिर आने वाले समय में जाटों की नुमाइंदगी कौन करेगा, कौन बनेगा भविष्य का जाट नेता, या फिर ऐसे ही डावाडोल स्थिति चलती रहेगी। क्योंकि एक नजर अगर हम डालें, जब से कांग्रेस के नतीजे आए हैं और धीरे धीरे लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को ठिकाने लगा ही दिया था, अभी कांग्रेस ने भी हुड्डा परिवार को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि लोग हुड्डा परिवार की तरफ जाट नेता के तौर पर देख रहे थे, अब कांग्रेस ही उनको धीरे धीरे ठिकाने लगा रही है, तो वहां उम्मीद नहीं की जा सकती। बात करें देवीलाल परिवार की, क्योंकि देवीलाल परिवार का भी हाल ज्यादा अच्छा नहीं है। जहां एक समय में देवीलाल परिवार के कई सदस्य विधानसभा में बैठे थे, आज उनकी काउंटिंग 2 पर आ गई है, नौबत यहां तक हो गई है। फिर ऐसा कौन है जिसकी तरफ जाट वोट टकटकी लगाकर देख रहे हैं और जिसको एक जाट नेता के तौर पर स्थापित किया जा सकता है? इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, हरियाणा में नतीजों के बाद एक चर्चा बड़ी आम है जी कि देखिए, हुड्डा परिवार, अब हुड्डा परिवार, जो ताकत हुड्डा परिवार के पास होती थी, जो लोग मानते थे कि देखिए हरियाणा में हुड्डा परिवार का बोलबाला है जी, अब आए हैं जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट से बाहर किया, महाराष्ट्र की बात करें, अनेक कारण हैं जिससे हम ये लोग भी मान के चल रहे हैं कि अब हुड्डा परिवार धीरे धीरे कांग्रेस में दरकिनार हो रहा है जी, और चौटाला परिवार या देवीलाल परिवार की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं जी। आपको क्या लगता है कि भविष्य में लोग किस पर उम्मीद की नजर लगा सकते हैं? देखो, अगर देखा जाए, ये जो विधानसभा का चुनाव था जी, इसमें मुख्य रूप से 5 राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही थी जी, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी जी। और जो छठी पार्टी थी वो थी बहुजन समाज पार्टी जी, जिसमें प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेहरा आज भी नहीं दिखाई दे रहा बीएसपी में जी जी। अगर इन 5 पार्टियों के जाट चेहरों की हम बात करें तो, क्योंकि आज के इस वीडियो का मुख्य मुद्दा यही है कि 2029 का चुनाव या 2024 के बाद अब जो आने वाला जो समय है जी, इसमें कौन ऐसा शख्स होगा जिसको जाट अपना नेता मान सकते हैं या जो जाटों की नुमाइंदगी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार तीसरी योजना सत्ता में आई। बिल्कुल। अब अगर हम उसकी बात करें कि बीजेपी में कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसकी तरफ जाट टकटकी लगा करके देख सकता है, जिसकी तरफ किसान वर्ग कोई उम्मीदें पाल सकता है जी जी, उसमें अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो बीजेपी के पास जो मुख्य जो चेहरे दिखाई दिए जी, वो चेहरों में ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन अभिमन्यु, जयप्रकाश दलाल जी, महिपाल ढांडा, ये 4 इस तरह के चेहरे दिखाई दिए। 5वें सुभाष बराड़ा को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं और सुरेंद्र पुनिया को भी हम जी, अगर युवा नेताओं की बात, वो संगठन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे उस पर भी जी, तो ये जो चेहरे थे इनमें अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो मुख्य रूप से जो ये 5 नेता हैं, इनमें 2 ही चेहरे ऐसे थे जो किसी समय ये लग रहा था कि ये बीजेपी में मुख्यमंत्री की रेस में हो सकते हैं जी। और 2014 का जब चुनाव था तो उस समय क्योंकि बीजेपी ने कोई सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, बिल्कुल, तब 2 नेताओं पर बड़ी टकटकी थी और उसमें सबसे बड़ी टकटकी थी कैप्टन अभिमन्यु पर जी। बिल्कुल, कैप्टन अभिमन्यु को उस समय सीएम मटेरियल माना जा रहा था और सीएम मटेरियल मानने के उसमें ही कैप्टन अभिमन्यु जब विधानसभा का चुनाव जीते जी, तो मनोहर लाल जी के बाद सबसे पावरफुल मंत्री वही थे, ठीक बात, मंत्री थे और उनको बड़े बड़े जो महकमे थे उन सब का मंत्री बनाया गया। लगभग सबसे ज्यादा मंत्रालय उनके पास, लगभग नहीं सबसे ज्यादा ही उनके पास थे और सबसे बड़े महकमे उनके पास थे जी। तो
बल्कि यहां तक भी था कि मनोहर लाल जी अपनी जनसभाओं में ये कहते थे कि मैं भले ही मुख्यमंत्री हूं, लेकिन खजाने का जो मुख्यमंत्री है, खजाने का जो मालिक है, वो कप्तान अभिमन्यु है जी। कैप्टन अभिमन्यु का जहां तक सवाल है, पहली बात तो ये है कि वो जिस परिवार से आते हैं उनकी एक अपनी एक साख है। जो चौधरी मित्र सेन आर्य हैं जी, उनका एक बड़ा नाम रहा है, और ना केवल खांडा खेड़ी, नारनौंद और हिसार में, बल्कि रोहतक से लेकर के हरियाणा और पूरे भारत में उनका नाम है। पूरे भारत में रहा, उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम है। बिल्कुल। दूसरी बात, कैप्टन अभिमन्यु की जिस चीज पर लोग बहुत कम निगाहें रखते हैं वो ये है कि ये जितने जाट चेहरे हैं इनमें चुनाव लड़ने और बड़ी अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने में सबसे ज्यादा अनुभव कैप्टन अभिमन्यु का है। बिल्कुल। 2004 में जब सबको ये पता था कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी एक छत्र आएगी और लोकसभा में एक छत्र जीतेगी जी, तब कैप्टन अभिमन्यु ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। बहुत बड़ी बात थी साथियों, रोहतक की धरती पर भूपेंद्र हुड्डा से टकराना छोटी बात नहीं थी, और उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टकराना जिन्होंने चौधरी देवीलाल, जो सबसे बड़े किसानों और जाटों के नेता रहे, उनको 3 बार हराया। बिल्कुल। और खांडा गांव का एक युवा, उस समय तो वो युवा ही थे, बिल्कुल, खांडा गांव का एक युवा नारनौंद का, और वो रोहतक में जाकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़े और उस आंधी में लड़े, और तब भी उनको बहुत बढ़िया वोट मिले। उसके बाद हुआ क्या, हुड्डा साहब एमपी बन गए जी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बन गई। बाई इलेक्शन आ गया, क्योंकि 2005 में कांग्रेस 67 सीटें जीती, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी होते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जो नए जो युवा हैं उनको तो इन चीजों का पता ही नहीं है, क्योंकि 2004 और 5 आज उसको 20 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो जो उस समय जामे थे वो आज 20 साल के हो रहे हैं। जो सोशल मीडिया को ज्यादातर जो है वो 18 से और 35 साल के युवा बहुत ज्यादा स्तर पर चलाते हैं। उनको तो जो 35 साल वाला था है अभी, वो भी उस समय 15 साल का था, उसको भी ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए उनको बता रहा हूं ताकि उनको भी ये जानकारी हो। उसके बाद हुआ बाई इलेक्शन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को विदेश से ला करके जो है रोहतक लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया जी। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो मुख्यमंत्री के बेटे के सामने चुनाव लड़ और वो भी उस आंधी में जब 67 सीटें आई और केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार जी। तो कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा। बिल्कुल। और उन्होंने बड़ी जबरदस्त मतलब चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए क्योंकि हारना ही था। बिल्कुल। सामने मुख्यमंत्री का बेटा लड़ रहा है और सरकार 67 सीटें जी, चुनाव वो फिर हार गए। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 के चुनाव में, और उस समय एक और बड़ी गजब बात बताऊं, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, उस समय भारतीय जनता पार्टी को 3 ही जातियों की पार्टी बोला जा करता हरियाणा जी, जिसमें ब्राह्मण, पंडित और पंजाबी, और देसी भाषा में ये बोलते कि ब्राह्मण, बाणिये और पंजाबी इनकी ये पार्टी है, इसमें जाटों का कोई काम ही नहीं। उस पार्टी से कैप्टन अभिमन्यु ने चुनाव लड़ा और उससे 2 लोकसभा के लगातार एक साल में चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखते हैं, और वहां पर बहुत अच्छा वजूद काम किया। और मुझे वो दौर भी याद है जब कैप्टन अभिमन्यु ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उस समय बीजेपी का कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं था जी जी, लेकिन और ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं था जी। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन की तब मुझे आज भी वो सीन याद है कि लोग ये कहते थे, और विशेषकर जो खंड के बांधने वाले जो जाट और जो किसान थे, कि भाई मित्र सेन के छोरे ने पार्टी ज्वाइन कर ली। इसमें प्रद्युम्न जी एक चीज और जोड़ेंगे, जो रोहतक का जिक्र चल रहा था, उस वक्त रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के आगे इतनी भीड़ लगने लग गई थी जी, और बहुत लंबी लाइनें लगती थी, लोग उनसे इतने प्रभावित थे, और प्रभावित से भी काम नहीं चलता, लोगों की लाइन तभी लगती जब लोगों को आप संतुष्ट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज पर भी आएंगे हम जी। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी तो हम राजनीतिक वो बता रहे हैं सबका जी, जी, जी। उसके बाद 2009 में कैप्टन अभिमन्यु ने रोहतक को छोड़ करके जी, और अपना जो उनका होम हल्का है, गृह हल्का है नारनौंद जी, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। फिर उन्होंने 2014 का चुनाव फिर नारनौंद से लड़ा और चुनाव जीत गए, और जो चुनाव जीतते वो उस समय वो मुख्यमंत्री की रेस में भी थे जी। ये तो ठीक है कि पार्टी के आला कमान ने मनोहर लाल जी को सीएम बना दिया, लेकिन उनको भी
सीएम से कम नहीं रखा पाया। लेकिन उस वक्त मनोहर लाल से कहीं बड़ा चेहरा थे। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले मतलब जो मुख्यमंत्री बनाया, हाँ जी हाँ, उससे पहले तक वो सबसे बड़ा फेस, सबसे बड़ा चेहरा वही थे। और उसका भी एक बहुत बड़ा कारण मैं बताऊं दर्शकों को, तब वो बात याद आ जाएगी। 2013 में 2014 में लोकसभा का चुनाव होने से पहले 2013 में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर का अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, और तब आडवाणी जी भी रेस में थे जी, शिवराज सिंह चौहान भी थे जी। लेकिन राजनाथ सिंह ने गोवा में, वो कार्यक्रम था, पार्टी की मीटिंग थी, वहां जो है नरेंद्र मोदी जी का नाम अनाउंस किया। वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि पहली प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद पहली जो जनसभा थी वो हरियाणा के रेवाड़ी में, जिसमें पूर्व सैनिक रैली थी। और उसका जिम्मा कैप्टन अभिमन्यु को दिया गया था जी। कैप्टन अभिमन्यु उसके ऑर्गेनाइजर थे जी। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि मनोहर लाल जी और तो तब रेस में भी नहीं थे। ये ठीक है, उनको बढ़ा दिया, लेकिन तब तक कैप्टन अभिमन्यु सबसे बड़ा चेहरा थे। बिल्कुल। उसके बाद 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में कैप्टन साहब फिर चुनाव हार गए जी। 2024 में इस बार फिर हार गए। लेकिन अब जो अगली बात मैं बता रहा हूं, वो जब दर्शक समझेंगे तो अंदाजा लगाएंगे कि कैप्टन अभिमन्यु ने कितनी मेहनत की है और वास्तव में किसान और जाट किस चेहरे की तरफ देख सकते हैं। बिल्कुल। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में जाट और किसान वर्ग बड़ा मुखर था, बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा था, और बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव में घुसने भी नहीं दे रहे थे कई जगह, तो उनका बड़ा बाइकआउट टाइप में हो रहा था। उस समय हिसार लोकसभा से चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी के कैंडिडेट थे और चौधरी रणजीत सिंह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चेहरा थे और चौधरी देवीलाल का सबसे बड़ा नाम था। वो लगभग जो है 45,000 के आसपास नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे जी। अब जब चुनाव हुआ तो कैप्टन अभिमन्यु 12,000 के आसपास चुनाव हारे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन्होंने जो 45 और 12 यानी 33,000 का जो डिफरेंस था उसको कम करने का काम एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी तब जब जाट और किसान इस चुनाव में भी मुखर थे। उसके बावजूद जो उनके स्ट्रेटेजी, जाट और किसान बहुल सीट, जो उनकी मेहनत और जो उनका दमखम, उसके दम पर कमियां कैप्टन साहब में भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन लगभग 73,000 के आसपास उन्होंने वोट वहां से प्राप्त किए। हरियाणा प्रदेश में अगर देखें तो 3 ऐसी सीटें हैं जो जाट डोमिनेटेड मानी जाती हैं सबसे ज्यादा स्तर। हाँ जी हाँ। बालड़ा, उचाना और नारनौंद। और नारनौंद में इतनी बड़ी तादाद में जाट समुदाय और किसान वर्ग होने के बावजूद कैप्टन अभिमन्यु ने कहीं ना कहीं उनका दिल भी जीतने का काम किया, तभी तो वो डिफरेंस इतना कम हुआ है। यस। अब जो अगली बात है कि आगे क्या करें, आगे कौन चेहरा हो सकता है। मेरा निजी रूप से यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, भले ही जाट समुदाय या किसान वर्ग ये समझता हो कि भारतीय जनता पार्टी उनकी धुर विरोधी है जी, बहुत बड़े स्तर पर इस तरह का प्रचार भी चला है। हाँ जी हाँ। लेकिन अगर हकीकत को हम देखें, देश का पहला जाट उपराष्ट्रपति अगर किसी ने बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बना जी, जगदीप धनखड़ को। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो चौधरी छोटूराम के नाती हैं, उनको जिंदगी में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री नहीं बना, उनको कैबिनेट, और वो भी इतने भारी भरकम मंत्रालयों का, वो बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह को निर्दलीय विधायक होते हुए इतने बड़े बड़े महकमे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, महीपाल ढांडा, जेपी दलाल, कमलेश ढांडा, इन तमाम को कैबिनेट में मंत्री बनाया जी। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया। ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराड़ा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जी। कैप्टन अभिमन्यु को राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभारी बनाया जी। ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव, किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी बनाया जी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से जो जाट भारतीय, देखो अगर कोई जाट जाएगा ही नहीं बीजेपी में तो बनाएंगे भी कैसे, ठीक है, बिल्कुल सही। जितने जाट चेहरे बीजेपी में गए हैं उनमें आप ये देखिए कि कितने लोगों को
फुल फ्लैश चौधरी दी। अभी चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू गई, किरण चौधरी राज्यसभा में भेजा जी, उनकी बेटी को कैबिनेट का मंत्री बनाया जी, आदित्य देवीलाल बीजेपी में गए, उनको जिला का प्रधान बना करके बहुत बड़े बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चौधरी धर्मवीर सिंह 3 बार सांसद बनाना जी, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल सही। और वो भी वो सीट है जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र तो अहीर बाहुल्य हैं, ठीक कहा, जो महेंद्रगढ़ के हैं। हाँ, उसके बावजूद 3 बार लगातार उनको टिकट देना और उनको तीनों बार जिताना। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में एक बार देखो, किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में घुसना तो आदमी को पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। अगली जो बात जी, अब तक तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये थी, विशेषकर जाटों के या किसानों के, कि भाई बीजेपी का राज जाएगा, कांग्रेस का राज आएगा। अब वो भी मन का बैम निकल गया जी, क्योंकि अब जब इतनी बुरी हालात में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो 2029 का जब चुनाव आएगा तो भी कमजोर तो हम बीजेपी को तब भी नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं सत्ता में कई बार क्या होता है, राज में हिस्सेदारी सबसे जरूरी है। राज के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता। सड़कों पर आप कितनी किल्की मारे जाओ, कोई नहीं पूछता। देसी भाषा में किसान आंदोलन में जितने नेता थे जिन्होंने सड़कों पर किल्की मारी, आपने देख लिया विधानसभा चुनाव में क्या असर हुआ। बिल्कुल, पंजाब में देख लिया, हरियाणा में देख लिया। और जो अभय सिंह चौटाला हिंदुस्तान का पहला ऐसा आदमी जिसने उस किसान आंदोलन में इस्तीफा दे दिया अपनी विधायकी से, लोग गांव की मेमोरी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, और उसको हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर कैप्टन अभिमन्यु, चूंकि वो प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां उसमें उनको लोग नहीं जानते, लेकिन उनमें भी कुछ एक कमियां हैं जिनको मैं उनको सुधार करने की जरूरत है। और मैं नारनौंद विधानसभा में बहुत घूमा हूं। जब वो 2019 का चुनाव आ रहे, तब भी लोग ये कहते थे कि कैप्टन तो ठीक आदमी है, लेकिन जो इसके काम यहाँ जो देख रहे हैं, जो जिन लोगों को इन्होंने यहाँ जिम्मेदारी दे रखी है, वो लोगों से सही ढंग से बात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो एक गैप रहा। जनता से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो एक बड़े उद्योगपति हैं, टाइम कम है, लेकिन अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको किसानों का या जाटों का एक चेहरा बन करके उभरना है, तो आपको फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। 24 घंटे 365 दिन की राजनीति करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो बाकी नेता हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। चाहे वो चौधरी देवीलाल का परिवार हो, सारे फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। चाहे वो चौधरी बंसीलाल का परिवार हो या कोई और हो, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। कैप्टन साहब को पहली बात तो ये है कि उनको फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। और अब जो एक खालीपन जो आ चुका है जाट राजनीति में, उसको वो भर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री हम एक चीज ये भी जोड़ सकते हैं जी, देखिए ये पढ़े लिखे भी हैं जी, फौजी भी हैं जी, फौजी खुददार आदमी होते, स्वाभिमानी होते हैं जी, इन्होंने लॉ भी कर रखी है जी, अच्छे परिवार से आते हैं जी, संस्कारी परिवार से आते हैं जी, इनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम है पूरे भारतवर्ष में जी, और संस्कार इनकी फैमिली में इतने बताए जाते हैं कि आज भी इनका पूरा परिवार सुबह हवन यज्ञ करके बाहर निकलता है जी। आर्य समाजी जी, बहुत उच्च संस्कार है जी। दूसरी बात, बहुत अच्छे साधन संपन्न है जी, यानी कि सारी की सारी क्वालिटियां तो इनके पास मौजूद हैं। इनके पास सारी क्वालिटियां हैं, सिर्फ एक ही कमी है, और वो कमी है कि जनता को टाइम देना, जनता से कनेक्ट होना जी। क्योंकि आरे किस वजह से जो चौधरियों को जब छोड़ दिया जाता है ना, या किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दिया जाता है 5 साल का, तो काम नहीं चलता। अब इनको एक और बड़ी खास बात मैं बताऊं, कैप्टन साहब लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, हिसार से उन्होंने प्रयास भी किए, कार्यक्रम भी किए, उसके बाद टिकट नहीं मिली, तब उन्होंने पूरी लोकसभा में आना जाना बंद नहीं करना चाहिए था। प्रदेश के नेता हैं तो पूरे प्रदेश में आना जाना चाहिए। आदमी हार जीत लगी रहती है, चौधरी देवीलाल सबसे ज्यादा चुनाव आ रहे, चौधरी छोटूराम चुनाव आ रहे, चुनाव पता नहीं कौन आदमी कब हार जाए, लेकिन लोगों के बीच में बने रहना। और नेता आपको पब्लिक तभी मानती जब आप उनके अंदर घुसे रहोगे, आप उनके अंदर रहोगे। आप ठीक है इतने साधन संपन्न हैं कैप्टन साहब और उनका जो परिवार है कि उनको तो अपना जो काम धंधा उसकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। उनको तो 24 घंटे और पूरे परिवार को भी एक फैसला करना चाहिए कि भाई कैप्टन साहब को हम 24 घंटे 365 दिन जो है फुल पॉलिटिक्स में छोड़ देते हैं। और उनके लिए एक सबसे बेनिफिट की बात मैं बताऊं, रोहतक वो रहते हैं,
रोहतक में उनका होल्ड, लोकसभा में, हिसार लोकसभा में होल्ड, बीजेपी के जितने नेता हैं इनमें से किसी का भी 2 लोकसभाओं में होल्ड नहीं है। और उनका छोड़ दीजिए आप, जो और भी गैर जाट नेता भी हो चाहे बेशक, उसमें केवल एक राव इंद्रजीत ऐसा चेहरा है जिसका भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव लोकसभा, वरना तो कैप्टन साहब का मतलब 2 लोकसभा तो हरियाणा की ऐसी जिनमें उनका सीधा सीधा जुड़ाव है और मजबूत लोकसभा जी, और दोनों मजबूत निर्णायक और दोनों लोकसभा ऐसी हैं जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती हैं, जिसको राजनीतिक जो राजधानी जिनको बोलते हैं वो तमाम एरिया ही। तो इन जो 4-5 जिले जो हैं इनमें अगर अब भी समय है, एक खास बात मैं बताऊं, भले ही वो चुनाव हार गए हों लेकिन अभी भी वो समय है कि आज से ही वो सक्रिय रूप से अगर लग जाएं तो निश्चित रूप से उनका भविष्य सुनहरा है। और जो जाट समाज और जो किसान वर्ग राजनीतिक रूप से जो एक खालीपन सा अपने आप में महसूस कर रहा है उसको वो भर सकते हैं। लोगों को केवल समझाने की बात है। जब आप ये देखिए सत्ता में आज कौन है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष में आप कितने ही नारे लगाए जाओ कोई नहीं पूछता, ठीक, आप कितना ही संघर्ष करे जाओ, जब लोग वोट डालते हैं तो उस समय संघर्ष को भूल जाते हैं। बिल्कुल, और उसका परिणाम हमने इस चुनाव में देख भी लिया। तो कैप्टन साहब निश्चित रूप से मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के जितने नेता हैं, अगर कैप्टन साहब थोड़ी हिम्मत करें, कैप्टन अभिमन्यु लोगों के बीच रहें तो निश्चित रूप से वो किसान और जाट वर्ग में एक बड़ा चेहरा बन सकते। तो साथियों, ये हमने चर्चा की जो हरियाणा और जो ये बातें हमने बोली हैं इस वीडियो में, जो चीजें कही हैं, ये बिल्कुल जो फैक्ट है, जो आंकड़े हैं, बिल्कुल उसके आधार पर ये चीजें कही हैं। जी। इस चर्चा का जो मतलब बनता साथियों, देखिए बीजेपी सत्ता में है और जो हाल फिलहाल की परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार की लग रही है कि मजबूती के साथ सत्ता में है। फिर जो सत्ता में लोग हैं आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो सारी चर्चा का सार यही था कि आखिर जाट जो नेता ढूंढ रहे हैं तो उनकी वो जो जिस प्रकार की वो खोज कर रहे हैं उनकी खोज कहां पर जाकर पूरी होती है। वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जी ने आपको एक एक चीज से अवगत करा। आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों अब आपसे लेते हैं विदा। राम राम।